एक 22 साल का लड़का मेरे पास हिस्ट्री लेके आया कि उसे फुटबॉल खेलते वक्त उसके नीज में ट्विस्टिंग इंजरी हुई और उसकी वजह से उसे पेन होने लगा, जिसके लिए उसने लोकल डॉक्टर को कहीं दिखाया और उसमें फिर कुछ दवाइयाँ दे के देखी, बट रिकवरी नहीं मिलने की वजह से उसने एमआरआई कराया और एमआरआई में उसको एसीएल टीयर, कंप्लीट एसीएल टीयर निकला है। अब वो मेरे ओपीडी में आया है और वो परेशान है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है उसे क्या करना है। तो सर्जरी करानी है, नहीं करानी है, सर्जरी कराने से क्या फ़ायदा है, नहीं कराने से क्या फ़ायदा है, क्या बिना सर्जरी के वो रह सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है क्रिएट होते हैं दिमाग में जब आप वहाँ पहुँचते हैं। तो पहली चीज़ कि आपको अगर एशियल टीयर है और उसकी वजह से आपको दिक्कतें हो रही हैं कि आप चल नहीं पा रहे हैं, दर्द हो रहा है, आपका बैलेंस नहीं बन रहा है, आप पावर नहीं यूज कर पा रहे हैं, आप रन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका घुटना अपने 100% फंक्शन में नहीं है, वो अपने पूरी तरीके से आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आप किसी तरीके से उसे कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं और बॉडी के दूसरे पार्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जैसे दूसरे घुटने पे प्रेशर बढ़ जाता है, कमर में प्रेशर बढ़ जाता है, आपकी चाल चेंज हो जाती है, आपकी चलने की जो तरीका होता है बदल जाता है और इस तरीके से आप काम तो चला लेते हैं। बट क्या ये सफिशिएंट है? तो अगर हम बात करें कि सर्जरी करने की या नहीं करने की, तो अगर आप सर्जरी नहीं करते हैं और आप पर एसीएल टीयर या को मैनेज नहीं करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। अगर आपके जॉइंट में इनस्टेबिलिटी है, जॉइंट जो है लिगामेंट डैमेज होने की वजह से वो पूरी तरीके से बैलेंस नहीं है, तो पहली चीज़ क्या होगी कि जॉइंट के एबनॉर्मल मूवमेंट की वजह से बाकी स्ट्रक्चर्स डैमेज हो जाएंगे, जैसे कि मेनिस्कस, कार्टिलेज या और दूसरे लिगामेंट्स, है ना। दूसरी चीज़, अगर आपका जॉइंट स्टेबल नहीं है तो आप उस पर पूरा भरोसा नहीं कर पाएंगे, आप उस पर पूरा ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर आप वेट कम देंगे। तो दूसरी चीज़ क्या होगी, आपके पैर की जिस पैर में चोट लगी है वो घुटना, उसका थाई, उसका लेग, दोनों चीज़ें कमज़ोर हो जाएंगी। फिर आप अदर एक्टिविटीज़, जैसे धीरे धीरे करके आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होंगी वो कम हो जाएंगी, तो आप रनिंग नहीं कर पाएंगे, आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे, जो रूटीन एक्टिविटीज़ आप जैसे स्टेयर्स यूज कर रहे हैं, बाकी चीज़ें यूज कर रहे हैं, उसमें आपको कॉन्फिडेंस कम होगा, तो आप किसी तरीके से बस काम चला पाएंगे, आप कॉन्फिडेंटली उसको फुल फंक्शन पे यूज नहीं कर पाएंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ के चांसेस लॉन्ग टर्म में बढ़ जाते हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में 5 साल 10 साल बाद आपको चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक तरीके से आपका फंक्शनल जो एक्टिविटीज़ की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, आपका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है और आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ में रिस्ट्रिक्शंस कर लेते हैं। इन सब के करने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि आपका घुटना बच जाए। अल्टीमेटली आपके नीज की अगर कार्टिलेज डैमेज हो गई, मेनिस्कस में टीयर हो गया, तो वो धीरे धीरे करके सालों के साल की डैमेज एक साथ इकट्ठा होकर उसमें अर्थराइटिस क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से घुटना पूरी तरह से ख़राब हो जाता है और आपको फिर दूसरे तरीके की सर्जरीज करानी पड़ती है जिसमें घुटने को रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये चांसेस होते हैं हमेशा, जो डिपेंड करता है कि आपका डैमेज का परसेंटेज कितना है, कितना लेवल का इन्वॉल्वमेंट है, जॉइंट का बैलेंस कैसा है। और बहुत सारे पेशेंट्स बिना सर्जरी के स्ट्रेंथ मेंटेन करते हुए, ध्यान देते हुए कि ठीक है, अगर इसका मतलब है कि मुझे अपने इंजरी वाले पैर पे फोकस करके उसकी एक्सरसाइज, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है और लोग ऐसा करके मैनेज कर लेते हैं, तो उनको इंजरीज़ की प्रॉब्लम्स कम होती हैं। और अगर आप इसको सिर्फ निगलेक्ट कर रहे हैं और डर की वजह से उसको मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एक बहुत अनयूजुअल प्रॉब्लम होती है जब कभी कभी एक घुटने की इंजरी की वजह से दूसरा घुटना भी खराब हो जाता है और आप क्योंकि आप उसके ऊपर लोड बढ़ा देते हैं। आपका एक घुटना कमज़ोर है तो आप दूसरे घुटने के ऊपर अपना प्रेशर बढ़ा देते हैं, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और जो जिसमें चोट है उस घुटने को आप कब इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से दूसरे घुटने में दर्द की शिकायतें बढ़ जाती हैं। ये बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा भी कंप्लेन करते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ सर्जरी ही उपाय नहीं है, इसके मैनेजमेंट में रिहैबिलिटेशन, एक्सरसाइजेज, ब्रेसिंग, बहुत चीज़ें इंक्लूड होती हैं। बेसिक फंडा ये है कि आपको उसको प्रॉपर फॉलोअप में रख के उस प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत है, उसको जानने की ज़रूरत है कि उसके डैमेजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ताकि सही टाइम पे कुछ इंटरवेंशंस किए जा सकें। आपकी कोई मसल्स वीक तो नहीं हो रही है ताकि उसे हम स्ट्रेंथन कर सकें। आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि आपकी गेट चेंज हो रही है तो हम उसको ठीक कर सकें।
और कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आपको मेंटेन करना पड़ता है, जिसकी वजह से जिसके साथ में आप चीज़ें कर सकते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और कभी कभी ज़्यादातर केसेस में अगर कंप्लीट टीयर है और सिम्टम्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में सर्जरी भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर हम बात करें सर्जरी की, तो किस तरह की सर्जरी हो सकती है, क्या करते हैं उसमें, कौन सा ग्राफ्ट यूज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जनरली सर्जरी जो होती है वो दूरबीन से सर्जरी होती है, इसे ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। इसमें हमारा 4 मिलीमीटर का एक स्कोप होता है जो जॉइंट के अंदर जाता है। इसमें सूचर, 1-2 सूचर पड़ते हैं, वो बिल्कुल छोटे से होते हैं, कोई निशान नहीं बचता है। और जॉइंट के अंदर हम लोग अंदर जाके जॉइंट के सारे स्ट्रक्चर को चेक करके देखते हैं कि जॉइंट का स्ट्रक्चर ये स्टेबल है या नहीं है। और उसी हिसाब से हम डिसाइड भी करते हैं कि कभी कभी एमआरआई की फाइंडिंग्स गलत होती हैं, कभी कभी एमआरआई में टीयर नहीं दिखता है, या कभी कभी एमआरआई में टीयर दिखाता है लेकिन वो टीयर नहीं होता है। तो उसको हम लोग फंक्शनली चेक करके देख लेते हैं कि जॉइंट को स्टेबल करने के लिए जो काम मेनिस्कस और लिगामेंट का है, तो क्या वो पूरी तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उस बेसिस पे आगे हम डिसीजन बनाते हैं। ग्राफ्ट के लिए हम लोग कभी कभी ज़्यादातर केसेस में हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट यूज करते हैं, जो घुटने के पीछे होती हैं। कुछ जगहों पे हम लोग एंकल के आसपास पेरोनियस ग्राफ्ट यूज करते हैं, और कहीं कहीं क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट या बोन ग्राफ्ट, पटेला टेंडन बोन ग्राफ्ट भी यूज किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि अलग अलग कंडीशंस में पेशेंट की डिमांड के हिसाब से। फिर रिकवरी टाइम, सर्जरी के दौरान आप सर्जरी के सेम डे आप खड़े होकर चलना फिरना शुरू कर देते हैं। बहुत मिनिमल नॉर्मल टाइप का पेन होता है, और किसी किसी को रेयरली ज़्यादा पेन होता है, बस ज़्यादातर पेशेंट्स अच्छी से रिकवरी करते हैं, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम उनको डिस्चार्ज कर देते हैं कुछ मेडिकेशंस के साथ, और उनको फॉलोअप में बुलाते हैं। आप स्टेयर्स चलना सीख जाते हैं 2 हफ्ते के अंदर, आप नॉर्मल चलना शुरू कर लेते हैं, लगभग 4-5 दिन के अंदर बिना ब्रेस के, बिना सपोर्ट के चलना शुरू कर देते हैं। आपको किसी किसी पेशेंट्स को हमें ब्रेसेस जो है लंबे समय तक लगाने पड़ते हैं, पर ज़्यादातर पेशेंट्स 5 to 6 वीक तक ब्रेसेस लगाते हैं, और उतने टाइम में वो कंफर्टेबल होते हैं चलने फिरने के लिए। हम कोशिश करते हैं कि सर्जरी के दौरान उसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी रखें और उसका वो ग्राफ्ट इतना मोटा रखें जिससे आप पूरी तरह उस पर लोड दे पाएँ, और उसके बाद उसकी प्रॉब्लम्स आगे नहीं हो। इसीलिए हम पूरी से सर्जरी के दिन ही आपको खड़ा करने की हिम्मत कर पाते हैं, क्योंकि हमारे ग्राफ्ट में स्ट्रेंथ बहुत अच्छे होते हैं। सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेशन एक बहुत बड़ा रोल रखता है, क्योंकि रिहैबिलिटेशन एक का स्टार्ट जो होता है वो फर्स्ट डे ऑफ सर्जरी से ही होता है, जिसमें हम लोग नी को पूरी रिकवर करने की कोशिश करते हैं, थाई की मसल्स को बनाने की कोशिश करते हैं। 6 वीक के बाद एक्सटेंसिव स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग होती है, जिसमें स्ट्रेंथ पे फोकस किया जाता है। उसके बाद 6 मंथ तक हम लोग जो है रिहैबिलिटेशन में थोड़ा सा स्पोर्ट स्पेसिफिक रिहैबिलिटेशन करते हैं, जिसमें आप बाकी चीज़ें थोड़ा कर सकते हैं, बट कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी होती है। लास्ट में 1 साल के बाद आप लगभग सारी एक्टिविटीज़ कर पाते हैं, जिसमें रनिंग, साइकिलिंग आप पहले शुरू कर लेते हैं, 1 महीने 1.5 महीने में शुरू कर सकते हैं। मतलब रनिंग, बैडमिंटन खेलना, टेबल टेनिस खेलना, फुटबॉल खेलना, ये सारी एक्टिविटीज़ रिकमेंडेड होती हैं, पर बहुत सारे पेशेंट्स बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। जनरली हम लोग उसे पेशेंट्स को ऐसा ना करने के लिए सलाह देते हैं, बट वो इतने कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि उन्हें लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। बेसिक फंडा जो है इसके पीछे ये है कि जब लिगामेंट जब तक आपके जॉइंट में चिपक नहीं जाए अच्छी तरीके से, नेचुरल तरीके से ना वो हड्डी से चिपके, तब तक हम उस पर कोई ओवर स्ट्रेन ना डालें। जिसमें पिवटिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो वो स्ट्रेस वहाँ पड़ता है। फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई सर्जरी करने और ना करने में, यानी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में कितना फ़र्क है। तो फ़र्क ये है कि सर्जरी के दौरान हम जो इंजरी की चीज़ें होती हैं उसे रिवर्स कर देते हैं। लिगामेंट टूटा है उसे ठीक कर दिया, मेनिस्कस में प्रॉब्लम है उसे मैनेज कर लिया, थोड़ी बहुत अगर कार्टिलेज में कोई प्रॉब्लम है तो उसे मैनेज कर लेते हैं। काम बिना सर्जरी के भी चल सकता है। ACL सर्जरी कभी भी कोई ऐसी सर्जरी नहीं है कि जिसमें बिना सर्जरी के लिए आप कहें कि बिना सर्जरी नहीं कराएंगे तो आप जो है लाइफ ख़राब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लाइफ सेविंग सर्जरी नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरी नहीं है, लिम्ब थ्रेटनिंग सर्जरी नहीं है। ये सिर्फ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए है, ताकि आप इंजरी के पहले जैसी एक्टिविटी आप कर रहे थे वो सारी एक्टिविटीज़ आप उसी तरीके से कर पाएँ। पर्पज़ हमारा ये होता है। तो जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो वो स्पोर्ट्स में रह पाएँ, जो रनिंग करते हैं वो रनिंग कर पाएँ, जिस फिजिकल एक्टिविटी को वो करना चाहते हैं उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, वो पर्पज़ हम सर्जरी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम सर्जरी से सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में, जैसे मैंने बताया कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती हैं, बट अगर आप अपने एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को कम कर दें और अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को थोड़ा लिमिटेड कर दें, जिसे हम लोग लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं, अगर आप वो करने की कोशिश करें
तो आप क्वालिटी को मैनेज करके अपने लाइफ पे सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं और अपनी लाइफ को नॉर्मली जी सकते हैं। ओवर एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम आएंगी आपको, आप उसे अवॉइड कर लें, चल जाएगा। बट यंग पेशेंट्स में ये रिकमेंडेड नहीं करते, करने के लिए कर सकते हैं बट रिकमेंड इसलिए नहीं करते क्योंकि पेशेंट्स को फिर आगे जाके बहुत सारी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। उनका वेट बढ़ जाता है, उनका दर्द कहीं और का बढ़ जाता है, जॉइंट्स पेन शुरू हो जाते हैं, बैक पेन शुरू हो जाते हैं। तो ज़्यादा समझदारी इसी में है कि अगर आप अच्छे से मेंटेन रखें तो गेट इट डन, फिक्स इट अप एंड सी व्हाट यू कैन डू अबाउट इट। तो ये पर्पस जो हमारे वीडियो बनाने का था कि ये समझना कि सर्जरी और नॉन सर्जरी में इंपॉर्टेंस क्या है, दोनों की वैल्यू किस चीज़ से क्रिएट होती है, और ये मिथ को दूर करना है कि एशियल टीयर बिना सर्जरी के भी ठीक हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा रिहैबिलिटेशन, थोड़ा आपकी अपनी फोकस, स्ट्रेंथ और बैलेंस को मैनेज करते हुए आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करते हुए एशियल को मेंटेन कर सकते हैं। बट ध्यान रखते हुए कि बहुत सारे पेशेंट्स विथ टाइम डिटोरिएट करते हैं, तो उन साइंस को समझें और सही टाइम पे इंटरवीन करें ताकि आपका घुटना बच सके। क्योंकि याद रखें, एशियल नहीं तो घुटना सही नहीं। ओके, जी।